नमस्कार दोस्तों, मैं एच.एस. गुप्ता हिस्ट्री लेक्चर स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम पिछले वीडियोज में बाबर के बारे में पढ़ चुके थे। हमने ये पढ़ा कि बाबर ने किस प्रकार भारत को विजय किया और विजय के उपरांत वो अपना जो राज सिंहासन है वो हुमायूं को सुपुर्द कर गया। यद्यपि अपनी वसीयत में वो अपने जो चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इन चारों पुत्रों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बांट गया था। हुमायूं को दिल्ली लेके गया था, कामरान को काबुल और कंधार, बाद में उसने सिंध और पंजाब भी जीत लिया था। जो अस्करी था उसको संभल दिया था, हिंदाल को मेवाड़ दिया था। बाबर ने अपनी विजय तो कर ली थी, लेकिन वो दो समस्याएं छोड़ गया हुमायूं के लिए। एक तो अफगान समस्या और स्वयं के जो पुत्रों में इसने विभाजन किया था साम्राज्य का, ये भी हुमायूं के लिए बड़ा ही कष्टकारी सिद्ध हुआ। देखिए दोस्तों, हुमायूं का जो मूल नाम था वो नासिरुद्दीन महमूद था। और हुमायूं का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भाग्यवान। लेकिन शायद ही कभी हुमायूं का बाकी ने साथ दिया हो। जो हुमायूं है उसके बारे में लेखपुल ने भी कहा है, इसलिए लेखपुल नाम के जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने भी कहा है कि गिरते लुढ़कते हुमायूं इस दुनिया में आया और गिरते लुढ़कते इस दुनिया से चला गया। उसका नाम का अर्थ तो होता है भाग्यवान, लेकिन शायद ही किसी बादशाह का ऐसा गलत नाम भारत के इतिहास में पड़ा हो। और इसकी जो भाग्यहीनता का जो कारण था वो स्वयं हुमायूं की सुंदर दयालुता थी, लेकिन वो अविवेकपूर्ण थी। सुंदर एवं अविवेकपूर्ण दयालुता। तो ये लेखपुल का जो कथन है आपको ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। 1508 में काबुल में जन्मा हुमायूं 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद भारत का बादशाह बनता है। तो हम सबसे पहले तो बाबर ने जो विभाजन किया था या फिर जो साम्राज्य का विभाजन किया था, तो हुमायूं को तो देखिए दिल्ली का ताज, ये कांटों का ताज था उस समय। और जो कामरान था इसको मिला काबुल, कंधार, सिंध एवं पंजाब। जो अस्करी था इसको मिला संभल। जो हिंगाल था इसको मिला मेवाड़। ये वही हिंदाल है जिसने आगरा में अपने आप को भरोसा कर दिया था विद्रोह करके, और बाद में हुमायूं की तरफ से ही जो काबुल का किला था उस पर लड़ता हुआ मारा गया था हुमायूं की तरफ से कामरान के विरुद्ध। हमने देखा कि किस प्रकार जो ये हुमायूं और कामरान के बीच जो साम्राज्य का विभाजन था वो 6:5 में था। छठा हिस्सा अगर हुमायूं के पास था तो 5वां हिस्सा कामरान के पास में था। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कभी भी जो इसके संबंधी थे इन्होंने कभी भी हुमायूं का साथ नहीं दिया। वो ये जानने में ही असफल रहे पूरे कार्यकाल में कि हमारी जो निष्ठा है वो मुगल ताज के प्रति होनी चाहिए और उसमें हमारी भलाई है, न कि उसकी परेशानी बढ़ाने में। वरन इन्होंने हमेशा जो हुमायूं है उसकी परेशानी को ही बढ़ाया। हुमायूं के बाबर की मृत्यु के बाद एक महत्वपूर्ण षड्यंत्र हुआ जिसको बोलते हैं खलीफा षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र का जो उल्लेख करता है वो करता है निजामुद्दीन अहमद अपने ग्रंथ तबकाते अकबरी में। क्योंकि जो निजामुद्दीन अहमद का जो पिता था उसने इस षड्यंत्र के बारे में प्रत्यक्ष देखा था। तो खलीफा का षड्यंत्र क्या था? बाबर का एक वजीर था जिसका नाम था खलीफा, निजामुद्दीन खलीफा। और वो बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को बादशाह ना बना के वो बनाना चाहता था बादशाह
बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा। दोस्तों ये वही मेहंदी ख्वाजा है जिसको बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने हरा दिया था। वो मेहंदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। इसी कारण हुमायूं के राज्याभिषेक में बाबर की मृत्यु के बाद 4 दिन की देरी हुई थी, लेकिन अंततः जब उसको लगा निजामुद्दीन खलीफा को कि अपना खुद का ही जीवन संकट में आ गया है इस कारण, तो वो हुमायूं के लिए ही तैयार हो गया, हुमायूं की तरफ से ही। और इस प्रकार हुमायूं का राज्याभिषेक हो जाता है। तो खलीफा षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया, किसके लिए किया गया, किसने उल्लेख किया है, किस ग्रंथ में उल्लेख है, तो ये 3-4 मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको याद रखना है। अब हम हुमायूं की कुछ विजयों के बारे में पढ़ लेते हैं कि हुमायूं ने कौन कौन सी विजय की, कौन कौन से अभियान किए, या फिर किस किस युद्ध में वो जीता और किस युद्ध में हार गया। सबसे पहले 1531 में कालिंजर अभियान करता है और कालिंजर को जीत लेता है। कालिंजर का शासक है प्रतापरुद्र देव। इसको हरा देता है और कालिंजर पर अधिकार कर लेता है। 1532 में अफगानों के खिलाफ जौनपुर की तरफ जाता है और उस बीच गोमती नदी के किनारे एक स्थान है दोहरिया। कहीं कहीं ये ददरहा में मिलता है। ये इस युद्ध में महमूद लोदी और शेरशाह सूरी, जो शेर खान था, इन दोनों ने सम्मिलित रूप से हुमायूं के खिलाफ युद्ध लड़ा है और वो हार जाता है। नेता महमूद लोदी है। ऐसा बताया जाता है कि जो शेर खान था इस युद्ध में महमूद लोदी का पूरे मन से साथ नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में ये विचार था कि अगर महमूद लोदी इस युद्ध में हार जाता है तो महमूद लोदी के स्थान पर वह अफगानों का एक नेता बन सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो शेरशाह सूरी था वो कभी मुगलों की तरफ जाता था, कभी अफगानों की तरफ। चंदेरी के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था। इसमें ये कहता था कि मैंने बारीकी से मुगलों को देखा है, मुगलों में ज़्यादा योग्यता नहीं है, वो अपने कुछ जो वंश है उसके मध्य में चोर रहते हैं और इस कारण वो अपने मात हाथों पर अपना पूरा कार्य छोड़ देते हैं, जो कि बड़े भ्रष्ट हैं। इस प्रकार के वो विचार देता है। और एक दिन भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को अवश्य ही भारत से खदेड़ दूंगा। हमारी जो हार का कारण है, मीन्स अफगानों की हार का, वो इनका श्रेष्ठ सैनिक जो योग्यता नहीं है, बल्कि हमारी खुद की आपसी फूट है। अफगानों में फूट नहीं है, वो है अगर अफगान एक हो जाए तो अवश्य मुगलों को बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार के विचार शेरशाह सूरी देता है अपने बुक में, या अपने बुक तो नहीं लिखी, अब्बास का सरवानी की बुक में मिलते हैं। तो शेरशाह सूरी ने इस प्रकार इस युद्ध में हार जाता है और इसी समय 1532 में चुनार के किले को जीतने का असफल प्रयास हुमायूं के द्वारा किया जाता है। लेकिन बाद में क्या है, चुनार का किला बड़ा महत्वपूर्ण किला था। वो कहाँ था, इसकी लोकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है और ये क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बहुत जानना चाहिए। पहले हम थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाते हैं। देखिए ये यूपी है अपना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और इसी की सीमा पर यहाँ पर ये चुनार का किला है। और ये चुनार का किला इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। ये चुनार का किला पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। मिर्जापुर के यहाँ है, यूपी के और बिहार की सीमा के लगभग पड़ता है। और इसके अलावा ये क्यों महत्वपूर्ण था, इब्राहिम लोदी का खजाना था, वो इसी चुनार के रूप में रखा हुआ था। और ये रखा हुआ था ताज का सारंगी के नेतृत्व में। ताज का सारंगी ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी बाद में, और उसके माता हो गया था। और जैसे ही ताज का सारंगी की मृत्यु होती है तो उसकी विधवा थी
लाट मलिका। लाट मलिका से शेर खान शादी कर लेता है और किला और दुर्ग और खजाना, किले और खजाने दोनों पे उसका अधिकार हो जाता है। इसलिए ये चुनार का किला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर खजाना रखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इस खजाने को, इस चुनार के किले को लूटने के लिए वापस अभियान करेगा, लेकिन उससे पहले 1530 का हमने अभियान पढ़ लिया, कालीन जंग का 1532 का पढ़ लिया, 1535 में गुजरात और मालवा का अभियान करता है और इनको भी ये जीत लेता है। गुजरात का शासक बहादुर शाह था। देखिए दोस्तों, हुमायूं के समय जो अफगानों का मैन नेता था शुरुआत में, वो यही बहादुर शाह था, गुजरात का शासक। हुमायूं यह समझने में असफल रहा अंत तक कि गुजरात के बहादुर शाह और शेर खान दोनों में मित्रता हो गई है और इस बहादुर शाह ने शेर खान की बड़ी मदद की थी ताकि ये हुमायूं को उलझाए रखे। तो ये सब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे भी आक्रमण किया था, उस समय साका भी होता है। ये बहादुर शाह था, देखिए दोस्तों, ये अफगानों का नेता था उस समय। जितने भी मुगल विद्रोही थे उनकी शरण स्थली बना हुआ था गुजरात। इसने हुमायूं को लिखा भी था कि तुमने जो जीता है वो तो बहुत कम है, तुम्हारा जो पाला पड़ा है अभी तक वो छोटे मोटे अफगानों से पड़ा है। तो इस गुजरात के बहादुर शाह को हराने के लिए चलता है, गुजरात को जीत लेता है, मालवा को जीत लेता है। पहला मुगल बादशाह जो गुजरात को जीतता है वो हुमायूं है, ना तो बाबर है ना अकबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह भाग के पुर्तगाली की शरण लेता है, वहीं पर 1537 में उसको समुद्र में डुबोकर मार दिया जाता है। बड़ा बढ़िया फैक्ट है गुजरात के इतिहास की दृष्टि से कि किस सुल्तान को समुद्र में डुबोकर मारा जाता है, तो वह बहादुर शाह। तो पुर्तगाली के द्वारा ये कार्य किया जाता है। इधर गुजरात को जीत लेता है। गुजरात को जीतने के बाद वापस 1538 में चुनार का घेरा डालता है। कौन? हुमायूं 6 माह तक चुनार का घेरा डालता है। चुनार के घेरे से पहले ही जो लूट का माल है वो गोड़ ले जाया जाता है और शेरशाह सूरी गोड़ की विजय कर लेता है। इसी दौरान 6 महीने में जो गुजरात का शासक है नुसरत शाह, ये हुमायूं की शरण में आ जाता है। देखिए दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। देखिए ये गोड़ में चला जाता है, यहाँ से हुमायूं गोड़ में आ जाता है पश्चिम बंगाल में। अब हुमायूं चलता है गोड़ के लिए, गोड़ की मांग करता है शेर खान से, तुम गोड़ मेरे को दो, बंगाल मेरे को दो। ये देना नहीं है और ये आ जाता है यहाँ पे। इसी दौरान हुमायूं को यहाँ उलझाया रखता है और यहाँ से अपना खजाना यहाँ बिहार और झारखंड की सीमा पे, बिहार में ही पड़ता है रोहतास का किला, रोहतासगढ़। इस रोहतासगढ़ में ये गोड़ से पूरा खजाना लूट कर ले आता है, यहाँ आ जाता है। ये गोड़ को जीत लेता है हुमायूं और इसका नाम, गोड़ का नाम बदल कर रख देता है जन्नताबाद। प्रश्न बनता है कि जन्नताबाद गोड़ का नाम क्या रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, किसका रखा गया, वो आप याद कर लेना। अब रोहतासगढ़ आता है। यहाँ गोड़ को जीतने के बाद हुमायूं 8 महीने तक जो रंगरेलिया मनाने में व्यस्त हो जाता है और इसी दौरान जो इसका जो जाने का रास्ता है, कन्नौज तक का जो रास्ता है, ये हुमायूं जीत लेते हैं। ठीक है, अब इधर होके जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जीत लिया। अब यहाँ आगरा में इंदाल है। इंदाल को कहा जाता है हुमायूं के द्वारा कि तुम पूर्वी साइड से इधर से अटैक करो अफगानों पर अपनी सेना लेकर, ताकि अफगान दोनों तरफ से घिर जाएंगे। बात भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन इन मिर्जाओं ने, मैंने बताया, कभी साथ दिया ही। इंदाल ने सेना लेने की बजाय खुद ही विद्रोह कर दिया और आगरा में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उधर कामरान भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है हुमायूं को परेशानी में देखकर। फिर भी हुमायूं यहाँ से छोटी सी सैनिक टुकड़ी को लेकर जाने का प्रयास करता है, वापस लौटने का प्रयास करता है और चौसा नामक स्थान पर, चौसा नामक स्थान जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर कर्णनासा और गंगा के मध्य है। इस स्थान पर
दोनों के मध्य जून 1539 में युद्ध होता है। और इस कन्नौज ये जो चौसा का युद्ध है, इसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। चौसा का युद्ध ये होता है जून 1939। इस जून 1939 के युद्ध में हार जाता है हुमायूं हार जाता है और अपने घोड़े को अपनी जिंदगी बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है। और एक भिस्ती था निजाम नाम का, उस निजाम नाम के भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस निजाम को दो घंटे के लिए भी बताया जाता है, 2 दिन के लिए भी बताया जाता है, 1 दिन के लिए बताया जाता है। अलग अलग इतिहासकारों द्वारा गुलबदन बेगम ने 2 दिन बताए हैं, है ना। तो इतने दिन के लिए इसको दिल्ली का बादशाह हुमायूं के द्वारा बाद में बना दिया जाता है। हुमायूं इससे कहता है कि मैं तेरा नाम निजामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार ये हार जाता है और आगरा पहुंच जाता है। आगरा में आकर वापस ये 1540 में चलता है वापस हराने के लिए। फिर एक गलती करता है हुमायूं। क्या गलती करता है? वो दक्षिण में गंगा नदी को पार कर लेता है और अपनी सेना को गंगा नदी के दक्षिणी तट पर पहुंचा देता है। ये भयंकर भूल थी, क्योंकि जो जाने का मार्ग है, वापस लौटने का मार्ग है, वो स्वयं ही हुमायूं ने अवरुद्ध कर लिया। गंगा नदी में बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, बहुत सी तोपें मुगलों की इस बाढ़ में डूबने लगती है, तो सैनिक उसको निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। और इसी दौरान अचानक अफगानों द्वारा, शेर खान सूरी द्वारा हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिया जाता है। और इस कन्नौज में है जगह का नाम, जो गांव का नाम जहाँ पर युद्ध हुआ था, वो बिलग्राम है। तो इसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इस कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध ये 1539 है, मई 1540 में। इस युद्ध में वापस हुमायूं की हार हो जाती है और अब शेर खान सूरी, जो शेर खान है शेरशाह सूरी के नाम से दिल्ली का सम्राट बन जाता है। और इस प्रकार हुमायूं अपने राज्य से निर्वासित हो जाता है। पहले वो आगरा जाता है यहाँ से, फिर आगरा से सिंध काबुल होता हुआ यहाँ से चला जाता है। यद्यपि मालदीव उसको आमंत्रित करता है। इतिहासकारों का इसमें मत भिन्न भिन्न है। कोई कहता है शेरशाह सूरी के दबाव में ही वो आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार के मत है और ये वापस लौट जाता है। इसके आगे की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा दोस्तों।